बाकी बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक दिन में कोरोना के करीब 20,000 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,906 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है, केसेस का आंकड़ा है, माफ कीजिएगा। वहीं 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा भी अपने शिखर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 410 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 5,28,859 तक पहुंच गई है। गनीमत की बात यह है कि इनमें से 3,09,713 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है। तो रिकवरी रेट भी है, लेकिन अभी तक 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले आ चुके हैं। लगभग करीब 20,000 नए केस आ चुके हैं एक दिन के अंदर कोरोना के। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद भी सरकार ने सैलून और पार्लर खोलने का आदेश दे दिया। इसके बाद अब जिम मालिक भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी जिम खोलने की इजाजत दी जाए। कोरोना वायरस के आतंक से पूरी दुनिया त्रस्त है। भारत में भी संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। देश में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। 24 घंटे में कोरोना की 5,318 मामले सामने आए, जबकि 167 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,59,133 पर पहुंच गया है, जबकि मौतों की संख्या 7,273 हो गई है। लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राहत की बात यह है कि हर रोज लोग कोरोना की जंग जीतकर अपने घर भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,430 लोग कोरोना को हराकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की तादाद 84,245 हो चुकी है। इन सबके बीच मुंबई में सैलून मालिकों ने अपनी दुकानें खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। 3 महीने बाद फाइनली पार्लर खुल रहा है, लेकिन बहुत शर्तों के साथ में। जैसे अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसका टेम्परेचर चेक करना है और उसको सैनिटाइज़र करना है, और हम लोगों को हर चीज़ अपने पार्लर में सैनिटाइज़र करवाने का है। और जैसे सीज़र हुआ, छोटी से छोटी चीज़ हुई तो वो सब सैनिटाइज़र करके, और मतलब उसके आधार कार्ड का नंबर लेना है हमें, तो वो सब शर्तें हैं। सैलून खोलने की खबर सुनकर जिम मालिकों में भी थोड़ी उम्मीद जगी है कि शायद सरकार उन्हें अपना रोजगार चलाने की इजाजत देगी। 90% तो ऐसे ही लोग हमारे यहाँ पे हैं, जो स्टाफ है उनके घर पे दे आर द सोल अर्नर्स। इसके वजह से प्रॉब्लम ऐसी हो रही है उनको कि उनको रोज की जो डेली का जो उनका रूटीन होता है वो कंप्लीटली उनके लिए बंद हो चुका है। कल ही हमको जब मालूम पड़ा कि हमारा जिम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसकी कोई अभी तक हमको कोई वो आया ही नहीं है कि कब चालू करना है, क्या है, कुछ हमको बताया नहीं गया। जब से उनको ये बात मालूम पड़ी, वो खुशी से इतने उछल रहे हैं कि क्या बताऊं मैं आपको, कि एटलीस्ट उनको काम करने के लिए वापस से मिलेगा। कोरोना के कहर का रोजी रोजगार पर काफी असर पड़ रहा है और हालात कब तक सामान्य होंगे, ये फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मुंबई के ही एक पार्लर में इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक दुबे मौजूद हैं। दीपक, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं। अगर सैलून्स और पार्लर खुल रहे हैं तो वहां के स्टाफ को भी और ज्यादा ख्याल रखना होगा। जी, आंकड़ों की अगर बात की जाए, कल के आंकड़ों की, तो 1460 मामले सामने आए, जिसमें से 105 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सैलून पार्लर जो हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये जो 3 महीने से काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे, अब थोड़े खुश हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर पूरे लिए जा रहे हैं सैलून मालिकों के द्वारा। पीपीटी किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कर्मचारी मौजूद हैं यहाँ पर काम करने के लिए, लोगों के बाल काटने के लिए या अन्य कामों के लिए, वो पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। फॉगिंग की जाती है, प्रॉपर सैनिटाइजर किया जाता है, कुर्सी को सैनिटाइज किया जाता है, और जो भी ग्राहक आते हैं उनका
पूरी माप की जाती है कि उनका टेम्परेचर कितना है, उसके बाद ही उन्हें अंदर लिया जा रहा है। और खासतौर पर अपॉइंटमेंट जो फोन नंबर के थ्रू लेते हैं वही लोगों को आने की अंदर इजाजत है, क्योंकि यहाँ पर आके भीड़ लगाना कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है। तो इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आधार कार्ड नंबर हो, फोन नंबर हो या फिर एड्रेस प्रूफ हो, ये भी लिए जा रहे हैं कि गलती से अगर कुछ हो जाए तो अधिकारियों को बीएमसी के इस बात की सूचना सही समय पर दी जा सके और उन्हें जानकारी मुहैया कराई जा सके। हमारे साथ यहाँ पर हैं ओनर हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के प्रिकॉशन आप ले रहे हैं कि जिससे कि आम लोगों में जो एक डर बना हुआ है पैसे खर्च करने के बावजूद कि जाएं और कहीं कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो लिए जा सकते हैं वो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। हैंड सैनिटाइजेशन से लेके टेम्परेचर चेक से लेके पूरे फुल बॉडी एंड क्लोथ्स फॉगिंग से लेके जो चेयर पे क्लाइंट बैठेंगे उसको पहले सैनिटाइज किया जाता है, सर्विस के पहले, सर्विस के बाद सैनिटाइज किया जाता है। और जितने भी डिस्पोजेबल्स है, जो भी क्लाइंट के लिए एप्रन्स वगैरह यूज होते हैं वो 100% डिस्पोजेबल यूज होता है। एक क्लाइंट के लिए एक किट यूज होती है, उसके बाद उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्या कुछ प्राइस रेट में भी इजाफा तो करेंगे या डिस्काउंट नहीं देंगे? क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर इस तरह से सैलून और पार्लर खुल गए हैं तो पूरी प्रिकॉशंस ली जाए ताकि संक्रमण का खतरा ना बने। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चीन से जारी तनाव के बीच बीजेपी के महासचिव राम माधव ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास बातचीत में राम माधव ने कहा कि चाइना के साथ एलएसी विवाद युद्ध से नहीं कूटनीति से सुलझाया जाएगा। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास कार्यक्रम आमने सामने में उन्होंने एलएसी पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। चाइना के साथ जो हमारा आज की डेट में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम है उसको हम ये कहें कि वो सब कुछ कूटनीति के कारण ही से ही ठीक होगा। नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और इसमें भी जैसा मैंने कहा हम डिप्लोमेटिक और मिलिट्रिस्टिक कदम उठाकर, मिलिट्रिस्टिक यानी युद्ध नहीं है, मिलिट्री स्तर पर भी हम बातचीत करेंगे और दौत्य स्तरीय यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत करके इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। वह हमारे प्रायोरिटी है। जो घटनाएं घटी है उनकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी प्रयास रहेगा। सेना, सीमा, सवाल के जवाब में फिर सवाल और उस पर सियासत। कुछ ऐसा ही चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। पहले बीजेपी ने कांग्रेस से राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े 10 सवाल रखे, तो जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर 10 सवाल दाग दिए। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लद्दाख में सीमा विवाद पर सियासत और सियासत पर बीजेपी के सवाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े 10 सवाल पूछे। नड्डा ने पूछा, चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों मिला? जनता का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों दिया गया? कांग्रेस सरकार में चीन से व्यापार क्यों बढ़ा? लग्जमबर्ग से आरजीएफ में पैसा क्यों आया? राजीव गांधी फाउंडेशन का चीन से क्या संबंध है? आरजीएफ में पीएम फंड से पैसा क्यों गया? राजीव गांधी फाउंडेशन में कॉरपोरेट से पैसा क्यों आया? फाउंडेशन का पैसा प्राइवेट ट्रस्ट में क्यों गया? फाउंडेशन का सीएजी ऑडिट कराने से मना क्यों किया गया? और मेहुल चौकसी से कांग्रेस के क्या संबंध हैं? ये कोविड के कारण या चाइना की जो सिचुएशन है उसके कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास सोनिया जी न करें, क्योंकि भारत की बहादुर फौज सक्षम है देश की रक्षा करने में, देश की सरहदों की रक्षा करने में। बीजेपी की तरफ से सवालों के वार पर पलटवार में कांग्रेस ने भी लगे हाथों उस पर 10 सवाल दाग दिए।
बीजेपी और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कौन से ऐतिहासिक रिश्ते हैं? सीसीपी के बुलावे पर जनवरी 2009 में आरएसएस चीन क्यों गया था? सीसीपी के बुलावे पर 19 जनवरी 2011 को उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी 5 दिन के चीन दौरे पर क्यों गए थे? नवंबर 2014 के सीसीपी के द पार्टी स्कूल में 7 दिन के लिए एक सप्ताह की लंबी स्टडी के लिए तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विधायकों और सांसदों को चीन क्यों भेजा था? नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 4 बार और पीएम बनने के बाद 5 बार चीन का दौरा क्यों किया? जिस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया, क्या बीजेपी उसी तरह आरएसएस को सभी डोनरों की सूची और विदेशों से मिले पैसे के स्रोत की जानकारी सार्वजनिक करने को कह सकती है? जैसा राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया, क्या बीजेपी उसी तरह विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन को भी डोनर की सूची सार्वजनिक करने को कह सकती है? क्या बीजेपी उन डोनरों के नाम को सार्वजनिक कर सकती है जिससे उसने चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए लिए? क्या ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी को मिलने वाली फंडिंग, कुल पैसे और डोनर के नाम का बीजेपी खुलासा कर सकती है? क्या बीजेपी और आरएसएस ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फंड कंपनी और संस्थाओं से फंड लिया है? अगर हां, तो बीजेपी ने कितना इंटरनेशनल फंड लिया? चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पीएम को चौतरफा घेरने में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर बाकी नेता भी चीन घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। रमन कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।